नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। मैं राजस्थान के जयपुर शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ जीवन हर दिन एक नई सुबह लेकर आता है। पर मेरे जीवन का एक ऐसा अध्याय है जिसका राज सुनकर शायद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आज मैं त्रिशा 31 वर्ष अविवाहित हूँ, लेकिन ये एक कड़वा सच है कि मैं पहले 6 बार गर्भवती हो चुकी हूँ। यह ऐसा राज है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दिन मेरी शादी संजय से हुई, जो 33 साल का है और बेंगलुरु में एक IT कंपनी में सीनियर मैनेजर है। जब मैं 7वीं बार गर्भवती हुई तो फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा ये भयानक राज मेरे पति संजय के सामने खोलकर रख दिया। फिर मेरे पति ने मेरे साथ जो किया उससे तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मेरा नाम नेहा है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक बहुत ही संस्कारी परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ, जो अब गुड़गांव के एक पॉश इलाके में रहता था। मेरे घर में मैं और मेरे पापा रमेश, एक वकील, और मम्मी सीमा, एक स्कूल टीचर रहते थे। हम अपने परिवार में बहुत खुश थे। उस समय जुलाई का सुहाना मौसम था और सब कुछ हरी भरी खुशहाली से भरा था। एक दिन अचानक बारिश की एक रात में कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बर्बाद कर गया। मैं, मेरे मम्मी पापा, हम तीनों लोग एक मशहूर किताबों की दुकान से घर वापस आ रहे थे। तभी अचानक रास्ते में तेज बारिश के कारण एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही मेरे मम्मी पापा का देहांत हो गया। मेरी हालत भी बहुत गंभीर हो गई। मैं गुड़गांव के एक बड़े निजी अस्पताल में भर्ती थी। जब मुझे होश आया तो मैं चीखती हुई अपने मम्मी पापा को पूछने लगी कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैं अपनी माँ और पापा के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो दोनों लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, हर वक्त मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश को एक पल में पूरा करते रहते थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक छोटा सा हादसा मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। जब मैं 13 साल की थी तब मैं स्कूल जाती तो मेरी मम्मी समझाते हुए कहने लगती, देखो, स्कूल में किसी से भी शरारत मत करना, और हाँ, लड़कों से तो एकदम ही दूर रहना। टिफिन टाइम से खा लेना और अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ना। सीधे स्कूल जाना और सीधे ही वापस घर चली आना। मेरी मम्मी हर एक छोटी से छोटी बात को समझाती रहती थीं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक पल में ही मेरा सब कुछ बिखर कर खत्म हो जाएगा। उस दिन मेरे पापा नौकरी से घर वापस आए तो उन्हें कंपनी में से कुछ पैसे बोनस के तौर पर मिले थे, जो मेरे पापा घर पर आते ही हम लोगों से कहने लगे, ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम कुछ नई किताबें और कलाकृतियां खरीदने चलते हैं। जिसको जो सामान चाहिए वो अपना अपना ले ले। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं अपने लिए कुछ अच्छी नॉवल वगैरह खरीद लूं। तो मैं जल्दी से फटाफट तैयार होने के लिए चली गई। मम्मी भी तैयार हो गई। अब हम दोनों लोग पापा के साथ घर से निकले और सीधे सेक्टर 44 गुड़गांव के पास की किताबों की दुकान पहुंच गए। बहुत अच्छे से शॉपिंग कर ली। जब हम लोग शॉपिंग करके वापस लौटने लगे तो अचानक से रास्ते में हम तीनों का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से मुझे कुछ भी नहीं पता है। जब मुझे होश आया तो मैं अपने मम्मी पापा के बारे में पूछने लगी कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तो अचानक से ही डॉक्टर मेरे पास आए और कहने लगे, तुम आराम करो और तुम्हारे रिश्तेदार में कौन कौन है, तुम नंबर दे दो, मैं उन्हें बुला देता हूँ। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चीखती हुई डॉक्टर साहब से पूछने लगी, आप बताएंगे मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहने लगे, तुम्हारे मम्मी पापा की तुरंत ही मृत्यु हो गई, बस तुम जख्मी थीं, कुछ लोग तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। ये बात सुनकर मैं चीखने और चिल्लाने लगी, फौरन बिस्तर पर गिर गई और फिर मुझे कितने दिनों तक होश नहीं आया, ये सब तो मुझे मालूम नहीं है। जब होश आया तो एक औरत मेरे पास आई और वो मुझे अपने घर लेकर गई। अब वो औरत कौन थी मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत गंभीर थी और मुझे कुछ नहीं पता था कि वो औरत कौन है और मैं किसके घर रहने के लिए आई हूँ। बस मैं खोई खोई सी रहती थी और बेड पर ही बैठी रहती थी। एक दिन वो औरत मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी ये लो, प्रसाद लो। जब वो औरत मेरे पास आती तो मैं चीखने और चिल्लाने लगती, तुम कौन हो, मेरे पास से दूर हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं खाना। और मैं बेड का सारा बिस्तर इधर का उधर फेंकते हुए सब कुछ बिगाड़ देती। एक दिन उसका बेटा अंकित, एक इंजीनियर, मेरे पास आया और मुझे जोर से चांटा मारा और कहने लगा, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, मेरी माँ तुम्हें अस्पताल से लेकर आई और प्रसाद तुम्हें देने के लिए आई है और इस पर तुम चीखने चिल्लाने लगी। जब मेरी माँ ने मुझे डांटते हुए देखा तो माँ मेरे पास आई और मुझे एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, आज के बाद उस तरीके से डांटते हुए मैंने तुम्हें देखा तो फिर खैर नहीं,
मेरी माँ रोती हुई प्रसाद की प्लेट उठाई और कमरे से बाहर चली गई। मैं, नेहा, एक तरफ मायूस होकर बैठ गई। अब मैं अंकित नेहा के पास गया और उसे समझाने लगा कि देखो, तुम अच्छे से रहा करो। लेकिन वो फिर भी चिल्लाते हुए कहने लगी कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि उसके मम्मी पापा का देहांत हो गया है और याददाश्त खराब होने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है। मैं उसे उसी कमरे में छोड़कर अपने कमरे में चला गया। मेरी माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, देखो बेटा, उसकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसे हमें सही करना है तो उसी के मुताबिक हमें रहना होगा। वह जो कहेगी हमें वही करना होगा, इसलिए हम उसको डांट नहीं सकते हैं। बस केवल उसे प्यार से समझा सकते हैं और उसे हर एक चीज सिखा सकते हैं, क्योंकि उसकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। मेरी माँ कहते कहते उनकी आंख से आंसू निकलने लगे और मैं बोला, माँ, आप फिक्र न करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी हम दोनों यही सब बातें कर रहे थे कि किचन से थाली की आवाज आई। फिर फौरन मैं और मेरी मम्मी किचन की तरफ चले गए। किचन की तरफ जाकर हम दोनों ने जो देखा उसे देखकर हमें थोड़ी सी खुशी मिली, क्योंकि वो जो खाना ठुकराकर छोड़ दी थी वही खाना खा रही थी। हम लोग वहीं पर उसे छोड़कर अपने अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद वो लड़की मेरे कमरे में आई और कहने लगी, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा कब आएंगे? उसकी ऐसी हालत देखकर तो ऐसा लगता था कि जैसे उसकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब है, थोड़ा थोड़ा पागलपन का असर भी हो गया है। फिर हमने उसे समझाते हुए कह दिया कि तुम्हारे मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए वैष्णो देवी की यात्रा पर चले गए हैं, इसलिए तुम हम लोग के पास रहोगी। अब उसे अभी नहीं पता था कि मेरी माँ उसकी बड़ी चाची हैं और मैं उसका चचेरा भाई हूँ। फिर नेहा कहने लगी, वो औरत कहाँ है? मैंने उसे समझाते हुए कहा कि वो औरत तुम्हारी चाची माँ है, तुम उसे चाची माँ कहा करो। मेरी बात सुनकर कहने लगी कि चाची माँ कहाँ है? मैंने उसे बगल के कमरे का रास्ता बता दिया कि ठीक है। नेहा चाची माँ के कमरे में चली गई। अब धीरे धीरे नेहा को भी हम लोगों की समझाई बातों पर थोड़ा थोड़ा असर आने लगा था, नहीं तो कुछ भी कहने से पहले ही पूरे घर को अपने सर पर ले लेती थी। अब धीरे धीरे हम लोगों के घर में सुधार भी आ गया था। मेरी मम्मी एक दिन मुझसे कहने लगीं कि ले जाओ नेहा को कहीं बाहर, मथुरा वृंदावन घुमा दो, थोड़ा बहुत घूमेगी तो इसकी तबीयत ठीक होगी। मैं भी कह दिया, ठीक है मम्मी, मैं इसे लेकर जाता हूँ और कहीं घूम कर लेकर आता हूँ। मैं नेहा को लेकर जयपुर के सेंट्रल पार्क में चला गया। नेहा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी दिमागी हालत खराब होने की वजह से वो अपना ठीक से ख्याल नहीं रख सकती थी। कैसे रहना है, कैसे खड़ा होना है, कैसा कपड़ा पहनना है, वो सब मुझे और मेरी मम्मी को ही देखना था। फिर अचानक से पार्क में एक खिलौनों वाला दिख गया और वो सर पटक पटक के कहने लगी कि मुझे वो गुड़िया चाहिए, मुझे वो गुड़िया चाहिए। मैं भी उसे वहीं पर बैठा दिया और उससे कहा कि यहीं पर बैठी रहना, मैं अभी तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर आता हूँ। जैसे ही मैं खिलौने लेने गया और वापस आया तो मेरे होश उड़ गए। मुझे क्या पता था कि मैं खिलौने लेने जाऊंगा और फिर ये सब कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं उसे अपने साथ ही लेकर जाता। अब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। जब मैं वापस आया तो वहां पर नेहा नहीं थी। अब मैं पूरे पार्क में इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। अब मैं बहुत ज्यादा डरने लगा था कि आखिर नेहा गई तो गई कहाँ। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मुझे बस एक ही चीज का डर था। वैसे तो उसका दिमाग सही नहीं था, लेकिन मेरे मन में बहुत ही अजीब अजीब ख्याल आने लगे, क्योंकि मेरी मम्मी उसकी जिम्मेदारी मुझे देकर बाहर घूमने के लिए भेजी थी। अगर उसे कुछ हो जाए तो मेरी मम्मी भी जीते जी मर जाएंगी, क्योंकि नेहा की मम्मी पापा के मरने के बाद बस हम 2 लोग थे जो उसकी परवरिश कर सकते थे। हम लोगों से उसकी तस्वीर दिखाकर पूछने लगे कि आपने इस लड़की को इधर से जाते हुए देखा है? लेकिन वो लोग देखकर ही कहने लगे कि नहीं, मैंने तो इसे नहीं देखा। अब मैं पूरी तरह से बहुत ज्यादा घबरा गया था और कम से कम 4 से 5 घंटा हो गया और मुझे नेहा नहीं मिली। अब मैं उदास होकर घर वापस लौटने लगा तो अब जो मंजर मेरे सामने था उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये सब हो क्या गया था? आखिर नेहा ऐसे क्यों खड़ी थी? आखिर उसके साथ हुआ क्या था? मैं तो पूरी तरह से घबरा गया था। मैं फौरन नेहा के पास गया और उसे पूछने लगा कि नेहा, ये सब क्या है? अब नेहा बेचारी, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसे क्या पता होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक औरत उसके पास खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, इसके कपड़े क्यों फटे हैं? फिर औरत मुझे डांटते हुए कहने लगी कि ये तुम्हारे घर की है, जब तुम जानते हो कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम इसको अपने साथ नहीं रख सकते थे। वो औरत मुझे चिक चिक कर डांटने लगी थी। जो बात बोली उससे तो मेरे कान के पर्दे ही फट गए। औरत कहने लगी कि इसके साथ 2 लड़के मिलकर जोर जबरदस्ती किए हैं। वो तो ठीक है कि मैं अचानक से पहुंच गई,
वो लोग मुझे देखकर डर के भाग गए, नहीं तो पता नहीं इसके साथ क्या क्या आगे होता। इस बेचारी की तो ऐसे ही दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे क्या पता रहेगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे तुम ठीक से रखो। वो औरत मुझे समझाते हुए वहां से निकल गई। अब मैं उसे घर लेकर वापस आया और अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, नहीं तो मेरी माँ परेशान हो जाती और मेरे ऊपर से भरोसा भी उठ जाता, क्योंकि मेरी माँ बड़े विश्वास से कहकर भेजी थी कि इसका पूरी तरीके से ध्यान रखना और इसे घुमाकर लाना। मेरी एक लापरवाही की वजह से इसके साथ बहुत ही गलत हरकत हो गया। अब मुझे नहीं पता था कि वो लोग कौन थे। अब नेहा पहले से और भी ज्यादा मायूस रहने लगी थी। माँ मुझे कहती कि पता नहीं नेहा को क्या हो गया है कि वो अचानक से बहुत खोई खोई सी रहती है। अब मैं माँ को कैसे बताता कि उसके साथ बहुत ही गलत काम हुआ है। अब मैं ये सब बात भी नहीं बता सकता था। मैंने माँ से कहा, इसका वैसे ही तबीयत खराब है, इसलिए वो ज्यादा खोई खोई सी रहती है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। एक दिन उसकी तबीयत अचानक से थोड़ी खराब लगी तो मैं उसे फौरन अस्पताल लेकर चला गया। माँ घर पर नहीं थी, वो किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसलिए मैं उसे अकेले ही अस्पताल लेकर चला गया। जब अस्पताल पहुंचा तो उसे लेडी डॉक्टर के पास भर्ती कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर बाहर निकली और जो बात बोली, इसे सुनना मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि नेहा के साथ इतना गलत हुआ है। अब मुझे खुद से भी बहुत ज्यादा नफरत होने लगी। मैं एक लड़का था, आखिर उसकी देखभाल कैसे न कर सका। डॉक्टर बाहर निकली और कहने लगी कि एक तो इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसके साथ 5 लड़कों ने गलत काम किया है। आखिर तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? उसकी तो हालत पहले से ही इतनी खराब है और ऊपर से गर्भवती हो गई है। अब वो बच्चे को कैसे जन्म देगी? अब तो ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब मैं माँ से ये सब बातें कैसे बता सकता था? आखिर मैं कब तक छुपाता? एक न एक दिन तो माँ को ये सारी बातें पता चल ही जाती। अब मैं सोचते हुए नेहा का हाथ पकड़कर उसे घर वापस लेकर आ रहा था कि अचानक फिर हम दोनों का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैं और नेहा रोड पर बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया तो मैं और नेहा करीब के पास में ही अस्पताल में भर्ती थे। नेहा को भी अब याद आ गया था। वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भैया, मेरी मम्मी पापा कहाँ हैं? उन लोगों के साथ क्या हुआ? तो मैं उसे कहने लगा कि तुम्हारे मम्मी पापा का देहांत हो गया है और मैं और तुम्हारी चाची माँ हम तुम्हें अपने घर पर लेकर चले आए। अब हम दोनों घर वापस चले गए और नेहा भी अपनी चाची माँ के गले लगकर चीख चीख कर रोने लगी। मेरी माँ भी उसे समझाते हुए कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी चाची माँ हूँ, तुम्हारी माँ के बराबर हूँ। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी, अपनी बेटी से बढ़कर तुम्हें मानूंगी। मैं हूँ, सब ठीक रहेगा। दोनों की बातें सुनकर मैं बहुत ही खुश था, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में उसकी गर्भावस्था की बातें याद आ गईं। अब मैं अपनी माँ से कैसे बताऊं कि नेहा के साथ क्या हुआ था? मैं बहुत डरा डरा सा रहने लगा। फिर एक दिन सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक से उसकी उल्टी आने की आवाज आने लगी। मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया और वो उल्टी कर रही थी। उसे खुद ही नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि जब उसका याददाश्त चला गया था तब उसके साथ ये सब कुछ गलत हुआ था। लेकिन जब अब उसकी याददाश्त वापस आ गई है तो उसे खुद भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। अब मैं अपनी माँ से कैसे बताऊं? अब धीरे धीरे 3 से 4 महीना हो गया था। फिर मैं माँ से फौरन कहने लगा कि माँ, इसकी शादी कर दो, जितना जल्दी हो सके हम इसकी शादी कर देते हैं। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि अभी तू ये क्या कह रहा है? ये फिलहाल 19 साल की हुई है, अब हम धीरे धीरे इसका रिश्ता तलाशना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं गुस्से से बोला कि माँ, इसकी जल्दी शादी कर दो। मेरी माँ अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर बहुत परेशान सी हो गई। आखिर मेरा बेटा इतनी जल्दी में क्यों था? फिर माँ बोली, तारांकन बेटा, ऐसे ही थोड़ी ना कर देंगे उसकी शादी। अच्छे घर खानदान देखेंगे फिर उसकी शादी करेंगे। शादी करने के लिए हमें व्यवस्था भी तो करना जरूरी है। हम पता करेंगे लड़के वाले कैसे हैं, तभी तो अपनी इतनी प्यारी सी गुड़िया की शादी करेंगे। मैं नेहा को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी, लेकिन फिर अचानक से मुझे याद आया कि मेरा बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दो। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर क्या बात है? मुझे सच सच बताओ। फिर उसने वो सारी बातें बताईं जो उसके साथ हुआ था। उसके साथ क्या क्या हुआ था, मैं वहीं सर पकड़कर बैठ गई कि अब क्या होगा। मैं और मेरा बेटा नेहा के कमरे में चली गई। मेरी माँ उससे प्यार से कहने लगी, नेहा बेटा, आज मैं और तुम कहीं बाहर चलते हैं और मथुरा वृंदावन घूम कर आते हैं। क्योंकि मेरे मन में तो यही विचार था कि मैं इसे लेकर जाऊं और इसका ऑपरेशन करवा दूं, और मैंने ऐसा ही किया। मैं उसे अच्छे अस्पताल में लेकर गई और लेडी डॉक्टर से सब कुछ बता दिया।
उन्होंने भी मेरी मदद की और उन्होंने उसका ऑपरेशन कर दिया और मैंने पहले ही लेडी डॉक्टर को बता दिया था कि ये सब कुछ उसे न पता चले। जब नेहा को होश आया तो पूछने लगी कि चाची माँ, मुझे क्या हुआ था। मैं उसे कहने लगी कि तुम फल और दूध नहीं खाती पीती थी ठीक से, इसीलिए तुम्हें हल्का सा चक्कर आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो और घर वापस चलो। मैं उसे घर लेकर आ गई। अब बस मेरे मन में ये ख्याल था कि मैं उसका कोई अच्छे से रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दूं। मैंने अपने रिश्तेदारों में भी इधर उधर फैला दी थी कि कोई भी अच्छा लड़का हो तो मुझे बता दे, मुझे अपनी नेहा बेटा की शादी करनी है। अभी 10 से 15 दिन ही हुआ था कि मेरे पड़ोस की ही एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरे रिश्तेदार में एक लड़का है संजय, जो बहुत ही अच्छा है। वो बंगलुरु में इंजीनियर है। उसने तुम्हारी बेटी नेहा को भी देखा है। वो खुद मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे यहाँ आकर बात करूं कि वो तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई कि मेरी बेटी की शादी एक बहुत ही सुलझे और अमीर खानदान में हो जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी का रिश्ता उधर से खुद आया है। जिस दिन मैं अपनी बेटी को लेकर अस्पताल जा रही थी, रास्ते में उसने मेरी बेटी नेहा को देख लिया था। उसी दिन से उसने पता किया कि ये लड़की किसके घर की है। जब उसे पता चला कि वो मेरी बेटी है, उसने फौरन से नेहा के लिए रिश्ता भिजवा दिया। अब हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे। जब मेरा बेटा आया तो मैं उसे भी बताई कि नेहा की शादी पक्की हो गई है। मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब नेहा के पास गए और उसे कहने लगी कि तुम्हें ये लड़का पसंद है। तो वो कहने लगी, चाची माँ, आप मेरी माँ के समान हो। आप जहाँ चाहो वहाँ मेरा रिश्ता पक्का कर सकती हो। मैं खुशी खुशी शादी कर लूंगी। मेरे मम्मी पापा के देहांत के बाद आप ही तो हो सब कुछ। आप जो कुछ करेंगी मेरे लिए अच्छा ही करेंगी। नेहा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मेरा बेटा मेरे पास आया और कहने लगा, माँ, आप फिक्र न करें, मैं सारी तैयारी कर दूंगा। मेरे घर पर शादी की चहल पहल होने लगी थी। मेरी बहन नेहा भी दुल्हन बन बैठी थी। मैं उसके पास गया, उसके सर पर अपना हाथ फेरा और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। नेहा भी मेरी आंखों में आंसू देखकर रोने लगी। मैंने उसे कहा कि पगली, तू क्यों रो रही है? तुझे तो एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है। हम दोनों गले लगकर रोने लगे। उसके बाद मैं समझाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद बारात आ गई और मेरी बहन की शादी भी हो गई और वो अपने ससुराल बंगलुरु चली गई। फिर कुछ दिन के बाद नेहा के घर से कॉल आया और वो कॉल मेरी माँ ने उठाई और जैसे उधर से आवाज आई, मेरी माँ चक्कर खाकर गिर गईं। मैं तुरंत भागता हुआ माँ के पास गया और पूछने लगा कि माँ, ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप इस तरीके से जमीन पर गिर गईं? मेरी माँ घबराती हुई वहीं पास की सोफे पर बैठ गईं और मैं जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आया और माँ को पिलाने लगा और पूछा कि माँ, बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप इतना परेशान हैं? मेरी माँ की हालत ऐसी थी कि वो कुछ कह नहीं पा रही थीं। फिर मैंने मन से कहा, माँ, आप शांत हो जाओ, फिर उसके बाद बताओ आखिर क्या बात है। फिर मेरी माँ थोड़ी देर के बाद कहने लगी कि बेटा, नेहा के घर से कॉल आया था और वो लोग कह रहे हैं कि नेहा को घर से निकाल देंगे, उसे तलाक दे देंगे। उन्हें पता नहीं कहाँ से ये सारी बात पता चल चुकी है कि नेहा पहले से ही गर्भवती थी। अब हम दोनों माँ और बेटा फौरन नेहा के ससुराल चले गए और वहां जाकर जो मेरे नज़र के सामने था वो सब मुझे हैरान कर देने वाला था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि बीता पल भी हम लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जब मैं उस औरत को देखा तो मेरे होश उड़ गए। आखिर ये औरत इस घर में मेरी बहन के ससुराल में क्या कर रही है? कहीं इसने ही तो नहीं कुछ गड़बड़ कर दी हो और बीते हुए पल की सारी सच्चाई इस घर में फैला दी हो? जब आगे से आवाज आई, बेटे, तुम्हें यही घर मिला था अपने घर के पाप मेरे भतीजे संजय के ऊपर डालने को। अब मैं उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि प्लीज, भगवान के लिए चुप हो जाओ, नहीं तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो औरत कहाँ मानने वाली थी। उसने तो पूरे घर को इकट्ठा करके खड़ा किया था और सबसे सब कुछ सच सच पहले से ही बता चुकी थी। अब मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी, अंकित भैया, ये सब लोग क्या कह रहे हैं कि मैं बदचलन औरत हूँ? आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है? ये लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मुझे बहुत भला बुरा कह रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है? कोई मुझे सच सच बताओ। अब मैं सबसे पहले सबके सामने हाथ जोड़ दिए और सारी सच्चाई बताने लगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। अब सारी सच्चाई सबको पता चल चुकी थी और जो औरत मेरी बहन को बचाई थी वही औरत मेरी बहन के पति संजय की मामी थी। अब मेरी माँ सबके सामने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि हालात से मजबूर होकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए हमने ये रिश्ता आप लोगों के घर में कर दिया।
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन ये गलती की सज़ा मेरी बेटी को मत दो। ये तो बेचारी है, इसे तो खुद नहीं कुछ पता कि इसके साथ क्या कुछ हुआ था। उस टाइम तो इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। इस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि इसके साथ क्या कुछ हुआ है। मेरी बेटी मेरे पास आई और पूछने लगी कि चाची माँ, आखिर क्या हुआ था मेरे साथ जो ये लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? क्या सही है, क्या गलत है? प्लीज़ आप मुझे सच सच बता दीजिए। तो मेरी माँ मुझे कहने लगी थी, जब तू 19 साल की थी और अपने भैया के साथ घूमने गई थी, तब वहां से तुम कहीं और दूसरी तरफ चली गई और फिर अचानक से तुझे कुछ लड़कों ने पकड़ लिया और तेरे साथ कुछ गलत हरकत कर दिया। ये सब सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये सब कुछ क्या हुआ था? तो वही मेरे पति की जो मामी थी, वही मुझे बचाकर लाई थी। अब 4 से 5 लड़कों ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया था। अब तो सारी सच्चाई मेरे सामने भी आ गई थी। अब मैं किसी को अपना शक्ल भी दिखाने के काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके एक बार अपने पति संजय के पास गई और उनसे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करती। अगर करती भी तो सबसे पहले मैं सारी बात बता देती, उसके बाद ही जो होता सो होता। लेकिन मेरा पति संजय तो चिल्लाता हुआ कहने लगा कि तुम मेरे नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। अब मैं कैसे अपने पति से दूर चली जाऊं, क्योंकि मैं फिर से गर्भवती हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकती थी? मेरे ससुराल के लोग मेरी एक ना सुने और मैं अपनी चाची माँ और भाई के साथ घर से जाने लगी। तभी पीछे से मेरे पति संजय की आवाज़ आई, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने धीरे से कहा, नेहा, मेरे पास आ जाओ। अपने पति की मुझे ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल तो बैठ गया। मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे, नेहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें इस तरीके से जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। लेकिन तुम खुद बताओ, जब अचानक से कोई इंसान इतना बड़ा सच सुनेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि तुम तो उस टाइम बहुत मासूम थी और तुम्हारी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। लेकिन मुझे उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें दिल से अपनी पत्नी मानता हूँ। अब मैं अपने पति पर गिर गई और मैं रोने लगी। मेरे पति मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिए और कहे कि मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, हम दोनों मिलकर इस नए जीवन की शुरुआत करेंगे। मैं और मेरे पति मामी जी के पास गए और उनसे भी कहने लगे कि मामी जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे पति भी कहने लगे कि हाँ मामी जी, जो हुआ अब हम बीते हुए बातों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मेरी मामी जी भी आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि तुम लोग हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। अब मेरी चाची माँ और मेरा भाई दोनों लोग अपने घर चले गए और मैं अपने ससुराल में बहुत खुश रहने लगी थी। मेरे पति भी मुझे बहुत मानते थे। बीते हुए पल को हम सब लोग भूल गए और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। आज मैं संजय के साथ बहुत खुश हूँ और हमने अपने बेटे ध्रुव का स्वागत किया है। मेरी कहानी का अंत यहीं होता है, जहाँ मैं अपनी नई पहचान एक माँ और एक पत्नी के रूप में पाती हूँ। दोस्तों, मेरी कहानियाँ चैनल की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।